अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा आज बजट इजलास कौमी असम्बली में हो रहा था, काफ़ी गरजे बरसे। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि 75 बरसों में बजट में बुनियादी तब्दीली लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। बहुत बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे खाते हैं, लोग टैक्स नहीं देते हैं और इसके लिए कुछ किया नहीं गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन सिर्फ उन्होंने इस निज़ाम के ऊपर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने बड़ी अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और गुज़श्ता हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की। ख्वाजा आसिफ ने आगे बढ़ते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 साल में माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ ख़राब माशी सूरत हाल का सबब बना। फिर मज़ीद उन्होंने कहा, अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए, कि साथ वाली इमारत में बैठे लोग 16-16 लाख तनख्वाह लेते हैं, वो भी हमें तड़ियाँ लगाते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 वज़ीर आज़म खा गए, डिकार तक मारते नहीं हैं, फांसी लगा दी, तारीख से माफ़ी नहीं मांगी। काफ़ी गिला शिकवा उन्होंने किया। साथ ही इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक शख्स इक़्तिदार से क्या गया, उसने रियासती रिट को ही यरगमाल बना लिया। ये किस तरह का सारा निज़ाम है। इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से हम सवाल कुछ यूँ कर रहे हैं कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ख़ासकर जो अदलिया के ऊपर तनकीद की है और गुज़श्ता 4 सालों के अंदर ये जो बात कर रहे हैं कि अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़, ये जो सारी की सारे मामलात हैं, ख़ासकर ख़राब माशी सूरत हाल इसका सबब है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, ये जो अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ठीक है? बहुत हद तक दुरुस्त है बात उनकी, और उसकी वजह यह है कि जो अदलिया के जो फैसले हैं, जस्टिस मुनीर से आप देखना शुरू करें, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देख लें, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ देख लें, नवाज शरीफ के खिलाफ देख लें, ये सारे वो फैसले हैं कि जिसमें अवाम के खिलाफ फैसले दिए गए, अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ फैसले दिए गए, और अदलिया के नाम पर वो एक बदनुमा दाग है। और वाकई जिसको ये मैं बिल्कुल ख्वाजा आसिफ से एग्री करता हूँ कि उसका तारीख में तो कम से कम जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए थी इन्हें, अदलिया को। और इसी तरह जो बाकी अदारे हैं उनका भी यही हाल है। लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा साहब एक बात भूल गए कि सियासतदानों का किरदार भी ऐसा ही रहा है। ख्वाजा आसिफ जो है इनके वालिद मजलिस शूरा के सदर बन गए, और जब भुट्टो को फांसी दी गई तो ये भी कोई अच्छा किरदार तो नहीं था। और इसी तरह जो बहुत से सियासतदान जो है वो जमहूरी पार्टियों को छोड़कर जो है वो आमराना कुव्वतों के साथ मिलते रहे, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वो भी तारीख के बदनुमा किरदार है। तो मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है कोई भी शोबा ऐसा नहीं था जो सबसे नुमाया हो, इसी वजह से हम सब नीचे डाउन चले गए। अगर कोई एक भी शोबा अच्छा होता तो वो शायद दूसरों को भी उठा लेता। तो ये इज्तिमाई ज़वाल है और इसके हम सब जिम्मेदार हैं। सर, आप कहते हैं अदलिया को तारीख से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सर, ये कैसे होता? क्योंकि तारीख तो खुद से जज करती है, वक्त गुजर जाता है और फिर उनको देखा जाता है। देखें, दुनिया भर में रिव्यू हुए हैं, हर चीज जो है आप देखें तो जो बड़े वाकयात हुए मगरब में और हम में फर्क ही है। मगरब जो है अपने सबक सीखे हैं, उसने एक वाकया हुआ तो उसके बाद उन्होंने उससे सबक सीखा और दोबारा नहीं दोहराया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बार बार वही खेल दोहराते हैं, वही खेल खेलते हैं। भाई भुट्टो की फांसी जो है, कौन है पाकिस्तान में जो इसको आप जस्टिफाई समझता हो? लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में वो अपील पड़ी है और कि भाई रिव्यू पड़ा है कि भाई आप ये कम से कम ये कहें कि वो गलत फैसला हो गया था? वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले खोसा साहब थे, उनके ससुर ने चूंकि फैसला दिया हुआ था इसलिए वो सुनने को तैयार नहीं थे। अब भी शायद और ब्रदर जजेस जो है इनके कोई मफादात होंगे वो ज़ियाउल हक के जमाने के जजों से, इसीलिए नहीं सुन रहे। तो मतलब ये है कि ये जो इसी तरह नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दिया गया, बिल्कुल गलत करार दिया गया और इल्जाम कुछ और था और फैसला कुछ और सुनाया गया, तो उसपे भी जो है सवालात उठते हैं। फिर यूसुफ रजा गिलानी को मतलब है प्राइम मिनिस्टर को निकालने की जो शिक आइन में सिरे से मौजूद ही नहीं थी, वो शिक जो है उसका इजाफा कर दिया गया, और जो जजेस को निकालने की शिकें हैं वो बंद कर दी गई, वो खत्म कर दी गई। ये क्या तरीका है कि भाई आप आइन को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करें कि आर्टिकल 209 जो था, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का था, उसका तो आपने रास्ता बंद कर दिया। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, लेकिन
जिस वजीर आजम को निकालने के रास्ते आइन में लिखे हुए थे, आपने उन पे अमल नहीं किया, एक नया रास्ता निकाल लिया, आर्टिकल 184 सी। तो ये गलत है, सारा कुछ गलत हुआ है और इसका मदावा होना चाहिए। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, ख्वाजा साहब ने भी आज यही कहा है, जो उठता है हमें तड़ियां लगा देता है, हमें बातें करते हैं, हम तो सियासी वर्कर है, बर्दाश्त कर लेते हैं। वजीर आजम भी चले गए, लेकिन खुद एहतसाबी यहाँ पर दीगर इदारों में नहीं नजर आती। मैडम शेख, अच्छा लगा इलीट के ख़िलाफ़ बोल रही थी, तबका अशराफिया के ख़िलाफ़ बोल रहा था, माफियाज़ की निशानदेही कर रहे थे। एक बार सेनेटर और 6 बार गालबन कौमी असम्बली के मेंबर बन चुके हैं ख्वाजा साहब, इनका अपना हलका देख लें। अच्छा, 8वीं बार ये और पीपल्स पार्टी मरकज़ में इक़्तिदार में है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और सिंध में पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। साउथ पंजाब देख लें और सिंध का हाल देख लें। मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट मतलब साथ वाली इमारत से पहले उस इमारत, साथ वाली इमारत के साथ वाली इमारत जहां ख्वाजा साहब खड़े थे, उस इमारत का हाल देख लें मैडम शेख। उस इमारत ने कभी झूठ बोलने पर, फ्रॉड करने पर या 2 नंबरी करने पर या कोई आवाम को धोखा देने पर या कुछ करने पर कभी माफ़ी मांगी है? मैडम शेख, भुट्टो के खिलाफ ज़िया साहब थे, ज़िया साहब मेन वजह थे भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर में, और ज़िया साहब के साथ खड़े थे नवाज शरीफ साहब, या ज़िया साहब की पैदावार थे नवाज शरीफ साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन कर गए थे। नवाज शरीफ साहब नायल हुए तो पीपल्स पार्टी के दूसरी तरफ खड़ी होकर खुशियां मना रही थी, और बिलावल कह रहे थे कि 3 नस्लें शरीफ ख़ानदान की एक्सपोज हो चुकी हैं। जस्टिस मुनीर बुरा है, मगर जस्टिस कयूम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मैडम शेख, ये ख्वाजा साहब को सिर्फ बताना यह है कि एक डिक्टेटर आया था जिसका नाम मुशर्रफ था, 6000 अरब कर्जा छोड़कर वो गया था, 60 रुपए का डॉलर था, 18 अरब डॉलर ज़र मुबादला था, बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम उसने दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने दिया, सबसे ज़्यादा निजकारी उसके दौर में हुई। मुल्की इदारों का ये हाल था कि स्टील मिल 8 अरब के मुनाफे में थी। तारीख की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी उसके दौर में हुई। दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके दौर में। शरह सूद 4.5%, जो अब डबल फिगर से आगे ट्रिपल फिगर की तरफ जा रही है। नैब कुछ बहुत बुरा छोड़ दीजिए, खैर अब तो 1 अरब उसके बजट में इजाफा कर दिया, इन्होंने नैब ख़त्म करना था। नेपरा, ओगरा, नादरा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सेहत का बजट रिकॉर्ड साज, तालीम का बजट रिकॉर्ड साज, और मुशर्रफ साहब के दौर में कितने PhDs हुए ये भी देख लीजिए। ज़री कर्जे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, 14 लाख बिजली कनेक्शन, और मुल्क से बाहर इज्जत, मुल्क के अंदर क्या हाल था। अच्छा मैडम शेख, आखिरी बात, वो बुरा क्यों था? क्योंकि उसने आइन रोंदा था, उसने अदलिया को का सवा सत्यानाश किया था, उसने पार्लियामेंट को अपने ताबे कर लिया था। ये क्या कर रहे हैं आज? इन्होंने क्या किया इन 15 महीनों में? जो बदतरीन 15 महीने हैं इस मुल्क की तारीख के, 75 साल तारीख के, उसमें ख्वाजा साहब शरीक हैं। कैसी बातें करते हैं, पता नहीं उनको तो अब उनको याद भी नहीं होगा कि वो एक तकरीर कर चुके हैं, वो भूल गए होंगे, हम उस डिस्कस कर रहे हैं। इनको संजीदा ना लिया करें। अच्छा। इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे और इनकी वजह से हम आगे खाई में गिरेंगे। ठीक है जी, 2 मुख्तलिफ आरा हमारे पास आई हैं, बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अदलिया के ऊपर तनकीद की है, खासकर उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ आराई हैं। सोहेल वड़ायत साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते हैं। सलीम साफी साहब, आपकी राय? नहीं, देखें, अदलिया पे भी उनकी तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, मीडिया पे भी उनकी तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, माफियाज पे भी उनकी तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, और दीगर इदारों पे भी उनकी तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। उनका ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और अब अगर वो अपने गिरेबान में झांकें तो उनको पता चल जाएगा कि अदलिया की खराबी में भी वो हिस्सेदार रहे हैं, यानी उनकी जमात और सियासतदान, मीडिया की खराबी में भी वो हिस्सेदार रहे हैं, और
वो उस अदलिया के हाथों सियासतदान वज़ीर आज़मों की फरागत में भी वो हिस्सेदार रहे हैं और मिलिट्री मार्शल लॉ के अमल में भी वो हिस्सेदार रहे हैं। मसलन एक एक करके देखते हैं। अगर मार्शल लॉ के हिसाब से देखें तो मेरे वालिद नहीं, मोहतरम ख्वाजा साहब के वालिद साहब जो थे वो जनरल ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के मजलिस शूरा के रुकन थे। और फिर मैंने या सुहेल वड़ाई साहब ने या भट्टी साहब ने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में सहूलतकारी और कोऑर्डिनेशन नहीं की थी, बल्कि ख्वाजा साहब ने की थी। और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जब यही अदलिया सरगर्म अमल थी तो उस वक़्त मैं या सुहेल वड़ाई साहब या भट्टी साहब काला कोट पहन के उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे थे। और वो एक मनगढ़ंत कहानी थी हुसैन हक्कानी के हवाले से और मेमो गेट की, और सारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई झूठी कहानी थी। तो उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत पूरी तरह वो हिस्सेदार बनी। अब मसलन आज उन्होंने अगर टोबैको माफिया की बात की है तो टोबैको माफिया पहले भी इनकी जमात के साथ रहे हैं और अभी वो फिर पीटीआई के साथ थी, और अभी वो पीटीआई से जो उनके दो बंदे निकले हैं तो एक को मौलाना फजल रहमान ने गोद ले लिया और दूसरे को पीपल्स पार्टी ने गोद ले लिया। और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान को गोद में मैंने या भट्टी साहब ने या सुहेल वड़ाई साहब ने तो नहीं बिठाया हुआ है, इन्होंने बिठाया हुआ है। तो ये जितनी बातें हैं और जितनी इस सोसाइटी, इस मुआशरे और इस रियासत के मुख्तलिफ इदारों की खामियां उन्होंने बयान की हैं, तो सब के सब दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें वो हिस्सेदार हैं और इसके जिम्मेदार हैं, और इसकी दुरुस्तगी का आगाज भी उन्होंने करना है। नवाज शरीफ साहब ने भी तो एवन फील्ड में उनसे इस्तेफादा किया है। फिर आपके साथ बैठे हुए जरदारी साहब के वो दस्तराज हैं, तो फिर यहाँ पे भी फिर पूरी बात करें। अगर जुडिशरी की बात करते हैं तो फिर ये भी करें कि मेरे लीडर भी माशाल्लाह की पैदावार हैं, और फिर ये भी करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ हमने जो कुछ किया था उस पर कौन से माफी मांगे। अच्छा, ये चीज बेनजीर की तरफ लेके चलते हैं। बेनजीर, क्या वजह है कि बड़ी जोशीले खिताबात तो हो जाते हैं, तकरीरें तो हो जाती हैं, कहते हैं कि हमें कुछ अपनी चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अमली तौर पर क्यों नज़र नहीं आता सियासी जमातों की तरफ से भी? उन्होंने तो अलीना आज खुद ही बता दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हमारी हुकूमत जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। तो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो फिर आप हुकूमत क्यों कर रहे हैं? अगर आप इन चीज़ों का ये जो एलीट कैप्चर की आप बात कर रहे हैं, अगर आप इसको हल नहीं कर सकते तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें। फिर अगर आप इनकॉम्पिटेंट है तो किसी और इनकॉम्पिटेंट शख्स को मौका दें कि वो आके हुकूमत करे। देखिए, जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की अदलिया के हवाले से बात है, मेरे ख्याल से वो दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि ये 16 लाख तनख्वाह लेते हैं, 16 लाख नहीं महीने की, वो 17 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि कोई हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। जियो का जो हमारा फैक्ट चेक डिपार्टमेंट है, हमने 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, और हमने कहा कि हमें ये मालूमात दी जाए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कितनी तनख्वाह मिलती है, उनको क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। और आगे से हमें जवाब आया कि हम तो पाबंद ही नहीं है इस मालूमात को देने के लिए, और ना ही किसी अदारे ने हमारे साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। जब हम फ़ोन करते थे तो आगे से कहते थे आप हमें फंसाएंगे, ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं दे सकते। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन पे जमा की, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी 17 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है, जिसमें 10 लाख उनकी सैलरी है और बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जिसमें 4 लाख रुपए जुडिशल अलाउंस उनको हर महीने मिलती है, 600 लीटर पेट्रोल मिलता है, 2400 सीसी की गाड़ी मिलती है, 70,000 रुपये उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें जिनका हमें पता ही नहीं है। और सबसे हैरान कुन बात कि एक पेंशन, एक चीफ जस्टिस को, एक साबिक चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट की पेंशन 8 से 9 लाख रुपए मिलती है। अब आप मुझे बताएं लीना, इन हालात में जो मईशत के इस वक्त हालात हैं, क्या 8 से 9 लाख रुपए पेंशन होनी चाहिए किसी भी शख्स की? अच्छा, इस हवाले से आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल से जनवरी में या फरवरी में एक ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की थी, जिसमें उन्होंने यही तजवीज़ एक
दी थी कि 5 लाख से ज़्यादा पेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी अदलिया से कि आप जो है अपने अखराजात, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनमें कमी लाएं, इसी किस्म के इक़दामात लें। और अभी तक, तब से लेकर अब तक, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने 30% अपना बजट जो है वो हुकूमत को वापस दिया है। अच्छा। इसके अलावा बाकी अदलिया में बिल्कुल खामोशी है। अब यहाँ पे अलीना एक सवाल ख्वाजा आसिफ साहब से भी बनता है, क्योंकि तब वजीर आजम ने मिलिट्री बजट के भी नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर में कमी की बात की थी, तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर कोई काम किया? और दूसरी बात, जैसे साफी साहब कह रहे थे कि एक बिजनेसमैन है जिनकी पे वो आज बड़ी तनकीद कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, और कह रहे थे कि उनका नाम नहीं लिया जा सकता मीडिया में, हमारी हुकूमत भी उनका नाम नहीं ले सकती। चले आप नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन आपकी हुकूमत है, आपके नैब के चेयरमैन हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्होंने एक जुर्माना देना था 2019 में जो उन्होंने हुकूमत में हर महीने जमा कराना था, क्या वो पैसे हर महीने जमा हो रहे हैं या नहीं? या यहाँ पे भी ख्वाजा आसिफ साहब कहेंगे कि हम तो इनकॉम्पिटेंट, हमें कुछ पता ही नहीं? ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताइएगा, ये जो इन्होंने बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछली हुकूमत के 4 साल दौर के ऊपर ख़ास तौर पे तनकीद, क्या आप ये समझती हैं कि अपने हिस्से का काम किया है हुकूमत ने 1-1.5 साल जब से आए हैं इस्लाहात करने के लिए? क्योंकि वो जवाब ये देते हैं, अलीना ये तासुब तो जरूर हम काम करते हैं, एक रोड़े लगा दिए जाते हैं। देखिए अलीना, एक तासीर पिछले 4 साल की जो पीटीआई की हुकूमत थी तो ज़रूर ये था कि एक कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पे लगती थी, जहाँ पे हुकूमत भी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी, इस्टेब्लिशमेंट भी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी और अदलिया भी उस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी। तो ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फिर आपने ये तो बताया हमें कि पिछले 1 साल से जब से आपकी हुकूमत आई आपने क्या किया। आज वो हमें गिनवा रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इतना टैक्स नहीं देता, टोबैको इंडस्ट्री इतना टैक्स नहीं देते, तो आप बजट लेके आ रहे, तो आप बताएं आप क्या करेंगे इसके लिए, आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्योंकि ज्यादातर उनकी आज जो बात थी वो मईशत के हवाले से थी, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। तो आप बताएं आप करेंगे क्या? ये सिर्फ कह देना कि हम तो इनकॉम्पिटेंट हैं, हम तो हेल्पलेस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप हुकूमत छोड़ें और घर जाएं। सही है। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मैडम शेख, सितंबर आ लेने दें, खैर व आफियत से अल्लाह करे। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, काजी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बनने दें, उसके बाद ख्वाजा साहब की कभी साथ वाली इमारत की तरफ नज़र गई तो मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा। अच्छा, आप इसके पीछे ये वजह देखते हैं, बट चलिए देखते हैं कि आपका जो तज्जिया है किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, होता भी है कि नहीं। बट बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हमने मॉडर्न तारीख में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या देखा जब पाकिस्तान में 2 सूबों की असम्बलीज़ वक्त से पहले तहलील कर दी गई और उसके बाद एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था आइन के मुताबिक कि इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन फिर ये बताया गया कि कुछ माशी मुश्किलात हैं, कुछ दीगर मामलात हैं जिन मजबूरियों की वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते। और उसमें से एक जवाब ये भी बताया जा रहा था हुकूमत की जानिब से इलेक्शंस ना करवाने का फौरी तौर पर असम्बली टूटने के बाद या मुकर्ररा मुद्दत में, कि जो सूबे हैं उनमें और विफाक में एक साथ इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूबों में अलग अलग हो जाएंगे तो विफाक में इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब हो रही थी पिलडाट के ज़ेर एहतमाम, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बड़ी दिलचस्प तजवीज़ दी है इससे मुतल्लिक। वो कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली से मुतल्लिक कि इसको दोबारा देखा जाना चाहिए और सूबाई असम्बली अगर मुद्दत से पहले तोड़ दी जाती है तो नई असम्बली का दौरानिया 5 साल नहीं या 4 साल नहीं बल्कि जो बकिया मुद्दत रह जाती है उसके लिए हो, ताकि तमाम मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हो। उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है और जब टाइम होगा तो इसके ऊपर बहस की जाएगी और डिबेट की जाएगी। तो अपने तज्जियाकारों के सामने यही हमने सवाल रखा है कि ये जो तजवीज़ है ये किस हद तक काबिल अमल है और क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं। बेनज़ीर अलीना, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत ने इस पर कोई सही तरह गौर किया है या सोचा है। देखिए, फ़र्ज़ करें कि 5 साल से 5 महीने पहले पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो जाती है, तो क्या ये 5 महीने पहले इलेक्शन कराएंगे? कितना ख़र्चा होगा एक पूरा, वो भी 5 महीने के लिए एक असम्बली आके बैठे। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो उम्मीदवार हैं जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्या वो
इलेक्शन से 5 महीने पहले बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे जब उनको पता है कि 5 महीने बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे ख्याल से तो ये तजवीज़ कुछ मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने 2-3 और भी तजवीज़ दी इलेक्शन के हवाले से। एक उन्होंने कहा कि इस पर भी हुकूमत गौर कर रही है कि क्या किसी कैंडिडेट को इजाज़त होनी चाहिए कि वो एक से ज़्यादा हल्के में इलेक्शन या मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सके। दूसरी उन्होंने ये बात की जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इस पे भी हम गौर कर रहे हैं और शायद बिल अभी बजट के बाद टेबल होगा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जाए कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान वो करें। ये जो तीनों चीज़ें हैं मेरी जो इस पर समझ आई है, इस वक्त अभी कोई लॉयर नहीं है जिनसे हम पूछ सकें, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक ये तीनों चीज़ों के लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वक्त इस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगली हुकूमत आके देखेगी और तभी जाके ये मामला जो है हल होगा। इस इलेक्शन से पहले तो मुझे नहीं लगता ये होता हुआ। हाँ, इस इलेक्शन से पहले एक इशू ज़रूर आएगा अलीना, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं कल काम भी कर रही थी, और वो है सेंसस। बिल्कुल, क्योंकि मेरी पब्लिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी कल बात हुई, इलेक्शन कमीशन में भी कुछ लोगों से बात हुई, और वो ये कहते हैं कि देखिए अभी तो सेंसस मुकम्मल हो गया है, लेकिन हुकूमत ने इस वक्त PBS को कहा है कि आपने एक पोस्ट एनूमरेशन सर्वे करना है और वो होगा 3 महीने के लिए। मतलब वो जुलाई से शुरू होगा और सितंबर में जाके ख़त्म होगा। उसके बाद सेंसस के रिजल्ट फाइनलाइज होंगे। पोस्ट एनूमरेशन सर्वे क्या है बेनज़ीर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। पोस्ट एनूमरेशन सर्वे होता है कि अगर कोई डेटा में कोई ओवर काउंटिंग हो गई है किसी सूबे में, किसी हल्के में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उस डेटा जो है अपना ठीक कर सकें, उसको वैलिडेट कर सकें। तो अब अगर देखिए सितंबर में जाके फाइनल रिजल्ट आता है सेंसस का, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन शुरू करेगी हल्का बंदियाँ, जिसमें उनको तकरीबन मिनिमम वो कहते हैं कि 5 महीने चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर आप इस नए सेंसस पे इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन की बात तो चलेगी अगले साल मार्च-अप्रैल तक। हाँ, अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि हम इस नए सेंसस पे इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जो एक बड़ी अजीब सी बात होगी क्योंकि अभी तक तो हमें यही कहते आए हैं कि हम इलेक्शन नए सेंसस पे कराएंगे, हम पुराने सेंसस पे कराना चाहते हैं, तो फिर मसला यहाँ पे होगा MQM और जो बाकी जमातें हैं। कल जो सिंध की जमातें हैं जो इस तकरीब में शामिल थी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया इस बात के ऊपर कि हमें जो सेंसस के रिजल्ट्स हैं, तो ये आगे जाकर मुश्किल फैसला होगा और ये देखना पड़ेगा कि इतने पैसे खर्च करके आपने एक डिजिटल सेंसस कराया और उसकी बुनियाद पे अब अगला इलेक्शन भी ना कराए, तो ये देखना पड़ेगा कि इस मसले को इसको ठीक है जी। सोहेल वड़ाइच साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये तजवीज़ आपको किस तरह की लगती है? और क्या जैसे बेनज़ीर कह रही है, वाकई हुकूमत इज़ मिसिंग द पॉइंट कि एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने की शायद ज़रूरत है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, तरीका कार होना चाहिए, उसको मज़ीद टाइट करें इंस्टेड ऑफ दौरानिया? एक बात तो मुझे उनकी दुरुस्त लगती है कि इस तरफा जो क्राइसिस पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट को भी उस पे फैसला जो है उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और ओवरऑल भी जनरली भी कॉमन सेंस भी ये कहती थी कि अभी ये सूबाई असम्बली के अलग इलेक्शन करवाना और कौमी असम्बली के अलग इलेक्शन करवाना ये अजीब सी बात होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक नया कन्फ्यूजन तो पैदा हुआ है। तो इसको लेकिन रिजॉल्व करने के लिए जो आइन की अमेंडमेंट है उसमें एक बड़ा कंसेंसस चाहिए। उसमें दोनों जो ग्रुप हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है या जो अपोजिशन है वो असम्बली से बाहर है, तो मेरा ख्याल है कि आइन में ऐसी अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए जो वन साइडेड हो। जब तक असम्बली में सारी जमातें नहीं आ जाती और जिस तरह 18वीं तरमीम की गई थी 18वीं, उस तरह की तरमीम की जाए और वो जरूरी है। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इससे जरा हट के अगर हम इंटेलेक्चुअल डिबेट करें तो इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रही हूँ, इंतखाबात की साइंस और इससे मुतल्लिक जो आइनी शिकें हैं, क्या ज़रूरियात हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी, आप उसके बड़े एक्सपर्ट हैं सर, इसको ज़रा जहन में रखते हुए अपनी तजवीज़ दें कि ये जो कह रहे हैं कि इसका दौरानिया हटा के उतना होना चाहिए जितनी बकिया मुद्दत रह जाए, क्या ये सही है? देखिए, पहली तो बात यह है कि आज तक पाकिस्तान में ये क्राइसिस हुआ ही नहीं था। आज तक तो यही होता रहा था कि जब से 1973 से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो उस वक्त से यही हो रहा था कि सूबों की और कौमी असम्बली इकट्ठी टूटती थी और इकट्ठे ही इलेक्शन होते थे। तो ये पहली दफा क्राइसिस पैदा हुआ है, जाहिर है लेकिन इस क्राइसिस का सलूशन आइन में होना चाहिए और ताकि आइंदा अगर कभी ये सूरत हाल हो तो उसका हाल क्या हो। लेकिन ये भी नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन ही ना कराया जाए अगर 5 महीने पहले टूट जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि 5
महीने पहले इलेक्शन करवा लिए जाए और 5 महीने असेंबली हो, तो मेरा ख्याल है इस पे बहुत अभी सोचने की जरूरत है। ये दोनों हाल तो मुझे ठीक नहीं लगते। अच्छा, वो 5 महीने नहीं 5 साल कह रहे थे कि 5 साल की बजाय जितनी भी बकिया मुद्दत रह जाए। बेनजीर ने 5 महीने एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल किया। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि फर्ज करें बेनजीर की जो इनकी बात मान ली जाए अगर, तो भाई 5 महीने के लिए वाकई अजीब सा लगता है कि 5 महीने के लिए असेंबली इलेक्ट हो। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे ज्यादा गौर फिक्र की जरूरत है, और जिस तरह हमारे आइन में हर चीज लॉजिक के साथ और गौर फिक्र से की गई है, इस पे भी अगर गौर फिक्र किया जाएगा तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और जाहिर है आइंदा ऐसा ताकि ना हो कि असेंबली पहले टूट जाए। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख आज़म नज़ीर तारिर साहब आइन की तोड़ चुके हैं। अब पता नहीं वो किस आइन में ये कौन सी अमेंडमेंट्स करवाना चाहते हैं। वैसे जो आइन बना हुआ है इस क्राइसिस में हमें पता चला है कि हमसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद तो हमारा आइन है, कि हर एक को उसने मायूस नहीं किया। जहाँ एक बोलता था तो दूसरा कहता था आगे तो खामोश है, जहाँ 90 दिन था अगला कहता था आगे तो इसके साथ क्लास ए है और बी भी है, जहाँ आईनी खिलाफ वर्जी होने लगती थी वहाँ एक करारदाद आ जाती थी। तो किस आइन की आज़म नज़ीर तारिर साहब बात कर रहे हैं? अब किस मुंह से बात कर रहे हैं? आइन और आइन में तरमीम और पता नहीं क्या किस चक्कर के पीछे डाला हुआ है। भाई आप माफियाज हैं, गॉड फादर हैं, सिसिलियन माफियाज हैं, आप बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, आपके सामने आइन की क्या हैसियत, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की क्या हैसियत, किसी चीज़ जमहूरियत की क्या हैसियत, वोट को इज्जत दो की क्या हैसियत? क्यों हमें लॉलीपॉप देते रहते हैं? और मजबूत इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ मजबूत है, मौजूद है। भाई मुझे वो दिखाएं तो सही कि कहाँ है, मेरा सलाम पहुँचाएं आज़म नज़ीर तारिर साहब उसको। हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन है वो तो इतना मजबूत है, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकता, जो कराची बल्दियाती इंतखाबात की धांधली नहीं रुकवा सकता, जो पार्टियों में 2 सूबों का इलेक्शन छोड़े पार्टियों में इंतखाबात नहीं करवा सकता, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो चुका है। और वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में खुद कहता है मुझे मेरे आईनी तकाजे पूरे नहीं करने दिए जा रहे, रुकावटें डाली जा रही। तो आज़म नज़ीर तारिर साहब आप खुद आइन हैं, आप ही जमहूरियत हैं, आप ही वोट की इज्जत दो हैं, आप ही 24 करोड़ हैं, आप ही पाकिस्तान हैं, आप ही सब कुछ हैं। छोड़ें लॉलीपॉप, जो करना चाहते हैं करें, हम तो चंपू चुमार हैं, आपके रियाया हैं, गुलाम हैं। साफी साहब आप हमारे तज्जियाकारों की राय से अग्री करते हैं, और ये भी कहिएगा क्या इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है मुद्दत से या दौरानिये से ज़्यादा कि असम्बली तोड़ने के लिए जो शराइत है उनको मज़ीद सख्त किया जाए? नहीं, ये तो जिस तरह सुहेल साहब ने बताया कि ये तो वन टाइम प्रॉब्लम आ गया था और ठीक है, ये इम्कान है कि मुस्तकबिल में भी आ सकता है, तो इसलिए इसका भी कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन जो असल ज़रूरत है वो पूरे एक आईनी तरामीम के पैकेज की है और उसका मरकज और फोकस 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है कि अपने इलेक्शन कमीशन को इंडिया के इलेक्शन कमीशन की तरफ पे स्ट्रांग कर देना चाहिए और मजबूत कर देना चाहिए। कल मैं खुद इस तकरीब में मौजूद था और उधर सबसे ज्यादा शिकायत ये हो रही थी कि आप अगर इलेक्शन कमीशन के लिए हर तरह के कवानीन भी बना दें तो वो टीचर्स के खिदमात लेते हैं, टीचर सूबाई हुकूमत उनके मातहत होते हैं और वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी बहुत ज्यादा होती है। आप अगर किसी और महकमे के लोग लेते हैं तो उनकी भी यही सूरत हाल होती है। आप अगर आरटीएस बना देते हैं सिस्टम तो आरटीएस को फेल कर दिया जाता है, इलेक्शन से पहले उस पर इमरान खान को जाके ब्रीफिंग दी जाती है। इसी तरह अभी आप देखें कि सेंसस का मामला, तो कल उसमें सबसे खूबसूरत तकरीर भी और तैयारी भी सेनेटर ताज हैदर साहब ने की पीपल्स पार्टी के। अच्छा। लेकिन अभी आप देखें कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। और इसी तरह जो सेंसस का मामला है उस पे एमकेएम या बाकी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं और पिछली मरतबा वाली जो मरदमशुमारी थी उसको तो तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद करके और फिर वन टाइम परमिशन दी थी, वो प्रोविजनल रिजल्ट्स के मुताबिक इलेक्शन करवाए थे। और अभी इस मरतबा जो सेंसस हो रहा है
वो उसके नताइज आने से पहले मुतनाज़ा हो गया है। तो असल में हमें एक तो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहिए ताकि वो इस तरह के आईनी मामलात को, ये जो हमारी अदालतें हर वक्त इसमें मसरूफ रहती हैं या जो सियासी तनाज़ात होते हैं उसके हल के लिए वो इक़दाम करें। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को इंडिया के तर्ज पे मजबूत कर देना चाहिए। अब आप इंडिया में आप देखें कि मरकज में एक हुकूमत होती है, स्टेट्स में इलेक्शन हो जाते हैं उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पाकिस्तान के अंदर तो अब भी ऐसा होता है कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें मौजूद होती हैं, लेकिन हमें बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़ते हैं। तो उसमें भी असल जो रवैया है वो सियासी जमातों के, अब मसलन निगरान हुकूमत का तस्वर है, अब निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तो इन्होंने बना दिया, लेकिन अमलन वहाँ पर JY की हुकूमत है और तमाम सियासी जमातों ने, आज ये ख्वाजा आसिफ साहब जो नसीहत कर रहे थे, तो आप देखें कि उसमें पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, उसमें नून लीग का नुमाइंदा है, उसमें JY के नुमाइंदे हैं और मैक्सिमम नुमाइंदे जो हैं वजीर, वो हर एक पार्टी के ATM है। लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम भी तो इन प्लेस है ना, उन्होंने अपने इदारों को भी मजबूत बनाया। इसलिए जो है ना हमारी सियासी क़यादत में भी खुद कल मसलन ये सवाल उठा कि आप तो उन इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सियासी जमातों के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाबात होते हैं? बहुत अहम बात। और फिर एक तजवीज़ ये भी आई कि भाई ये सियासी जमातों के अंदर भी इंतखाबात का अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंप देना चाहिए। उधर तो सारी सिलेक्शन होती है और जिसको जो मौका मिलता है वो करते हैं, तो वो एक मजमूई हमारा रवैया भी जमहूरी नहीं है इस कौम का। बहुत ही ज़बरदस्त बातें सलीम साफ़ी साहब ने की हैं, हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय और तजावीज़ जानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।